अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं जो कि पंजाब में 2025 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आजकल हम इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज यूनिट नंबर 1 में हम एक्सरसाइज 1.5 से पहले वाली जो थ्योरी है उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में हैं, इनको प्लेन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है पॉइंट्स की पोजीशन को, ऐसे पॉइंट्स की पोजीशन को जो एक प्लेन में हो। पॉइंट्स प्लेन में हो और उनकी पोजीशन बताना हो कि वो कहाँ पर वाक़या हैं, तो उसके लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इससे पहले हम पॉइंट्स को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसमें हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं और हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। जो x उसका डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है y एक्सिस से और जो y होता है वो उसका डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है x एक्सिस से। अगर हमारे पास प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है तो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से देने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें कि आपके घर आने के दो रास्ते हैं। एक रोड बड़ी खुली डुली है और उस पे से कार, ट्रक, हर चीज़ आपके घर तक पहुँच सकती है, और एक रास्ते की रोड ज़रा तंग है जिस पे से बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती हैं। अब आप अपने किसी दोस्त को बताना चाहते हैं कि वो आपके घर आए तो कौन से रास्ते से आए। अगर तो वो गाड़ी में आ रहा है तो आप उसे उस रास्ते से आने के लिए कहेंगे जो खुला डुला है, और अगर वो मोटरसाइकिल पर आ रहा है तो आप उसे कहेंगे चाहे तुम तंग वाले रास्ते से आ जाओ, उससे फासला तुम्हें कम पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाओगे। तो घर आने के दो रास्ते हैं, कभी आपको एक रास्ता बेहतर लगता है, कभी आपको दूसरा रास्ता बेहतर लगता है। इसी तरह से पॉइंट्स को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो वेज हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दूसरा जो आज हम सीखने लगे हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बाद का चीज़ों को स्टडी करना, ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से आसान रहता है और बाद का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से आसान रहता है। तो इसलिए हम आज स्टडी करने लगे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। आपके जहन में फिर एक सवाल पैदा होगा, आखिर कहाँ कहाँ हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करने से आसानी होती है। वो कि अभी हम इतनी ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे कि हम देखें कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हमें कितनी ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन एक मुख्तसर सा इस्तेमाल हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए और दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। आपके पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स कार्टेशियन फॉर्म में हों, यानी आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा x2 प्लस आयोटा y2, और आपने इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीख चुके हैं। और अब आप देखेंगे कि अगर आप इन्हीं कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से रिप्रेजेंट करें तो इनका प्रोडक्ट और इनकी डिवीजन आसान हो जाती है। इतना इस्तेमाल हम यहाँ पे सीखेंगे। बड़ी क्लासेस में जाकर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमालात सीखेंगे कि आखिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पे कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए। कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से स्टडी करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको। अगर आपने x प्लस आयोटा y एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर 100 सॉल्व करना हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर हो और उसकी पावर 100 सॉल्व करना हो तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ थोड़ा सा आसान आपने देखा है कि अगर वो कम्प्लेक्स नंबर ओमेगा या माइनस ओमेगा हो तो फिर उसकी पावर 100 सॉल्व करना काफ़ी आसान है, लेकिन अगर कम्प्लेक्स नंबर ओमेगा या माइनस ओमेगा ना हो तो फिर उसकी 100 पावर सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी पावर 100 सॉल्व करना होगी तो बहुत आसान काम है। ये काम हम फर्स्ट ईयर में नहीं सीखेंगे, लेकिन वैसे ही मैं फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ कि आखिर क्या क्या आसानियाँ हो सकती हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करने से। मैंने आपको रीज़न बता दी कि हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम
क्या है। हमने कहा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट्स जो प्लेन में हों उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। आखिर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? किसी पॉइंट की पोजीशन को अगर हमने प्लेन में डिटरमिन करना हो विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमें मदरजा झैल दो बातों का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले हम एक फिक्स पॉइंट लेंगे, नाम इसका मैं ओ रख रहा हूँ। इस फिक्स पॉइंट को हम पोल कहेंगे। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो फिक्स लाइंस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से अगर प्लेन में हमने किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले जो हम एक चीज़ लेते हैं वो एक पॉइंट है। एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं प्लेन में किसी भी जगह पे और इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। और दूसरा एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं। रे का मतलब होता है एक पॉइंट से स्टार्ट हो और एक पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी तक चली जाए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ हो यानी पोल से स्टार्ट हो और टुवर्ड्स राइट हो, राइट की तरफ जाए। हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं, एक रे ले रहे हैं हम। ये हॉरिजॉन्टल है जैसे एक्स एक्सिस होता है, लेकिन एक्स एक्सिस राइटवर्ड भी होता है, लेफ्टवर्ड भी होता है। ये एक रे है, ये पोल से स्टार्ट हो रही है, हॉरिजॉन्टल है और राइटवर्ड जा रही है। इस रे को हम पोलर एक्सिस कहते हैं। जब भी किसी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करना होगा, फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट पी है, हम इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहले कोऑर्डिनेट को हम आर लिखेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट को हम थीटा लिखेंगे। ये आर क्या चीज़ है और ये थीटा क्या चीज़ है, इसकी वजाहत करते हैं। जो आर है वो डायरेक्टेड डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल टू द पॉइंट पी। अगर फर्ज करें ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट का ओ से जो डिस्टेंस है उसको हम आर कहते हैं। आर जो है वो पॉइंट पी का पोल से डिस्टेंस है और ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है। डायरेक्टेड डिस्टेंस दो तरह का होता है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई डायरेक्टेड डिस्टेंसेस होते हैं और एक्स और वाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस तरह से आर हमारा डायरेक्टेड डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है, पोल से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम आर कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको हमने आर का नाम दिया है, वो पॉइंट पी का पोल से डिस्टेंस है। ये कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, ये अभी थोड़ी देर में देखते हैं। इस आर कोऑर्डिनेट को हम रेडियल कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आर है, हम इस कोऑर्डिनेट को रेडियल कोऑर्डिनेट कहते हैं। थीटा क्या होता है इसकी वजाहत करते हैं। अगर एंगल मेजर करें आप पोलर एक्सिस का किसी एक रे के साथ, कौन सी एक रे के साथ? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप पोल और पॉइंट में से गुजरती हुई रे बनाएं जो पोल से स्टार्ट हो और पॉइंट पी में से पास करे। इस रे का पोलर एक्सिस के साथ एंगल देखें, उस एंगल को हम थीटा कह सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप ओ पी के अपोजिट रे लें। एक रे लें जो ओ पी के अपोजिट हो, इस रे के साथ जो पोलर एक्सिस का एंगल बने उस एंगल को थीटा कहें। इस रे के साथ जो एंगल है वो ये वाला एंगल बन सकता है, इस एंगल को भी आप थीटा कह सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पी के जो प्लेन में होगा, दो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे आर और थीटा। आर उस पॉइंट पी का पोल से डिस्टेंस होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और जो थीटा है वो उस पॉइंट पी में से गुजरने वाली जो ओ पी रे है उसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल हो सकता है, या ओ पी रे के अपोजिट रे बनाए और उस रे का पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको भी हम थीटा कह सकते हैं। अगर आप रे लें, ओ पी रे के अपोजिट रे लें और इस रे का पोलर एक्सिस के साथ एंगल बनाए, जैसे मैंने इस पिक्चर में बनाया था, तो इसको भी थीटा कह सकते हैं। ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा है, हम इसको पोलर एंगल कहते हैं। किसी भी पॉइंट पी के दो कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा। आर को हम रेडियल कोऑर्डिनेट कहते हैं और थीटा को हम पोलर एंगल कहते हैं, या पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं आप इसको। अब बात करते हैं कि कब आर पॉजिटिव होता है और कब आर नेगेटिव होता है। अगर आपने थीटा एंगल जो है वो ओ पी रे के साथ लिया है तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास आर की मेजरमेंट आएगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपने एंगल थीटा जो है वो पोलर एक्सिस का ओ पी रे के साथ नहीं लिया बल्कि
अपोजिट रे के साथ लिया है, तो ऐसी सूरत में जो आर की मेजरमेंट होगी वो हम नेगेटिव लेंगे। आर को कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे मैंने बताया। अगर एंगल थीटा आप रे ओपी के साथ लेंगे तो डिस्टेंस आर को आप पॉजिटिव लेंगे, आर डायरेक्टेड डिस्टेंस है। और अगर आप एंगल थीटा जो है वो ओपी रे के साथ नहीं लेंगे बल्कि अपोजिट रे के साथ लेंगे तो फिर डिस्टेंस आर जो है वो आप उस डिस्टेंस आर को नेगेटिव लेंगे। आर कब पॉजिटिव होगा, आर कब नेगेटिव होगा, ये मैंने बता दिया। थोड़ी सी और बात करते हैं थीटा के बारे में। थीटा को आपने मेजर करते हुए काउंटर क्लॉकवाइज लेना है या क्लॉकवाइज लेना है। अगर तो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल थीटा को मेजर करते हैं तो थीटा को आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप थीटा को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। यानी जैसे कि मैंने इस पिक्चर में थीटा को क्लॉकवाइज मेजर किया है तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। इस पिक्चर में ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में एंगल है ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है तो ये पॉजिटिव होगा। थीटा जो है काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करने पे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मेजर करने पे नेगेटिव होगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स किसी भी प्लेन में मौजूद पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं जिसको पोल कहते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं जो पोल से स्टार्ट हो और राइटवर्ड जा रही हो, इसको हम पोलर एक्सिस कहते हैं। किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे आर और थीटा, जहां पे आर क्या होगा, उस पॉइंट का पोल से डायरेक्टेड डिस्टेंस, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। और थीटा क्या होगा? थीटा की दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि आप ओपी रे का पोलर एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल थीटा ले लें, ऐसी सूरत में इस साइड पर जो पॉइंट्स आएंगे पी वाली साइड पर उनके लिए आर पॉजिटिव होगा, और अगर कोई पॉइंट आपका ओपी साइड पर नहीं है, इस दूसरी साइड पर है, तो उसके लिए आर नेगेटिव होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एंगल थीटा जो है वो ओपी रे वाला ना लें बल्कि इसके अपोजिट रे वाला एंगल थीटा लें पोलर एक्सिस के साथ। तो ऐसी सूरत में जो आर आएगा पॉइंट का उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर आप थीटा को काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो थीटा को पॉजिटिव लेंगे, अगर थीटा को आप क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो थीटा को आप नेगेटिव लेंगे। एक ही रे के आप दो एंगल मेजर कर सकते हैं। कैसे? मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। ये मैंने पोलर एक्सिस लिया, ये मैंने पोल लिया, ये मैंने एक रे ली और इसका एंगल मैंने ये वाला मेजर किया पोलर एक्सिस के साथ, इसको मैंने थीटा कहा। हो सकता है मैं इस रे का ये वाला एंगल मेजर करूं और इसको थीटा कहूं। तो एक ही रे के दो एंगल मेजर किए जा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। जब आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे तो थीटा को पॉजिटिव लेंगे, जब आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो थीटा को नेगेटिव लेंगे। नीचे वाली रे के भी दो एंगल मेजर किए जा सकते हैं। इन दोनों एंगल में रिलेशन क्या होती है उसकी फिलहाल मैं वजाहत नहीं कर रहा। जो पोलर एंगल है या पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा है उसके बारे में कुछ और बातें नोट करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें पी एक पॉइंट है और आर और थीटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास पोल है, ये पोलर एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, हमने रे ओ पी बनाई है, इस रे ओ पी का पोलर एक्सिस के साथ एंगल थीटा लिया है और पॉइंट पी का जो पोल से डिस्टेंस है वो आर है। ये आर हमारे पास पॉजिटिव होगा और आर थीटा इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको याद होगा कि जब भी आप एक पूरा सर्कल रोटेट कर जाते हैं तो जो एंगल की मेजरमेंट आती है वो 360 डिग्री होती है, या कह लें वो 2 पाई रेडियंस होती है। तो ये जो एंगल थीटा है, इस एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा को मैं एक रोटेशन के बाद भी मेजर कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक रोटेशन के बाद मेजर करता हूँ तो ये एंगल थीटा प्लस 2 पाई बन जाता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो एंगल एक रोटेशन में 2 पाई बन जाएगा या 360 डिग्री बन जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो यही एंगल जो है एक रोटेशन में हमारे पास कितना बनेगा भला? कह लें कि -360 डिग्री बनेगा या माइनस का 2 पाई रेडियन बनेगा। तो ये जो रे मेरे पास ओपी है इसका एंगल थीटा अगर मैं डायरेक्ट मेजर करने की बजाय एक रोटेशन के बाद मेजर करूं और पहले ये थीटा आ रहा था तो अब ये थीटा प्लस 2 पाई होगा। ऐसी सूरत में इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जो रेडियल कोऑर्डिनेट है वो आर ही रहेगा और जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है या जो पोलर एंगल है वो थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई भी हो सकते हैं। क्या ख्याल आ रहा है आपके जहन में? बिल्कुल सही ख्याल आ रहा है कि 2 रोटेशंस भी तो कर सकते हैं।
अगर आप इसी एंगल को 2 रोटेशंस के बाद मेजर करें तो एक दफ़ा और 2 पाई ऐड हो जाएगा, एंगल थीटा प्लस 2 पाई यानी एंगल जो है वो थीटा प्लस 4 पाई हो जाएगा। ऐसी सूरत में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आर और थीटा प्लस 4 पाई बन जाएंगे। और अगर रोटेशन एक और कर लें तो एक और दफ़ा 2 पाई एंगल ऐड हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आर थीटा प्लस 6 पाई हो जाएंगे। अगर मैं इसी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करूंगी इस साइड पे, अगर मैं पूरी एक क्लॉकवाइज रोटेशन ले लेता तो एंगल -2 पाई हो जाता। मैंने अब क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ तक ली है तो -2 पाई में थीटा ऐड कर लें, इस साइड से एंगल मेजर करने पे -2 पाई प्लस थीटा बनेगा। एक छोटी सी मिसाल देकर समझा देता हूं। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए ये 30 डिग्री आ रहा था तो क्लॉकवाइज मेजर करते हुए ये -330 डिग्री बनेगा, -330 डिग्री बनेगा, जो कि बेसिकली मेरे पास क्या होगा, थीटा -2 पाई, थीटा 30 डिग्री -2 पाई 360 डिग्री, और कितना बन गया, माइनस का 330 डिग्री। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कोई एंगल थीटा बन रहा है तो वही एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन में थीटा -2 पाई होगा। और ऐसी सूरत में इस पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनका रेडियल आर रहेगा। क्यों आर रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए कि जिस साइड पे पॉइंट है उसी साइड पर हमने एंगल लिया है। अगर अपोजिट रे का एंगल लेंगे तो फिर आर नेगेटिव हो जाएगा, आर पॉजिटिव ही रहेगा और एंगल जो है वो इसका जो पोलर एंगल है, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो थीटा -2 पाई हो जाएगा। इसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा -2 पाई हो सकते हैं। अगर आप इसी रोटेशन क्लॉकवाइज को एक दफ़ा घूम जाने के बाद लें तो मज़ीद 2 पाई माइनस हो जाएगा, थीटा -2 पाई यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आर थीटा -4 पाई बन जाएंगे। और अगर 2 क्लॉकवाइज रोटेशंस के बाद इसको मेजर करें तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आर थीटा -6 पाई बन जाएंगे। ये जो मेरे पास एक ही पॉइंट के डिफरेंट पोलर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, थीटा में 2 पाई ऐड हो रहा है, 4 पाई ऐड हो रहा है, 6 पाई ऐड हो रहा है, या 2 पाई माइनस हो रहा है, 4 पाई माइनस हो रहा है, 6 पाई माइनस हो रहा है। आगे मजीद आप गैस कर सकते हैं, 8 पाई भी माइनस हो सकता है और 10 पाई भी माइनस हो सकता है और ये नंबर्स प्लस भी हो सकते हैं। ये इतने इन्फिनिट पॉसिबल वेज हैं एक पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के। इनको हम जनरली लिख लेते हैं कि आर थीटा प्लस 2k पाई। 2k इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, -2 है, -4 है, -6 है, इन सब को जनरली हमने -2k पाई लिख लिया। जहाँ पे k क्या है, k 0 हो सकता है, +-1, +-2 और सो ऑन। अगर मैं k को 0 लूँगा तो ये एंगल थीटा बनेगा। अगर मैं k को 1 लूँगा, k की जगह यहाँ 1 लूँगा तो थीटा प्लस 2 पाई ये वाला एंगल बनेगा। और अगर मैं k को 2 लूँगा तो 2 2 4 पाई, थीटा प्लस 4 पाई ये एंगल बनेगा। इसी तरह से और एंगल्स बनते चले जाएंगे। अगर मैं k को -1 लूँगा तो यहाँ -1 लिखने पे -2 पाई, थीटा -2 पाई ये वाला एंगल बनेगा और k को -2 लिखने पे थीटा -4 पाई ये वाला एंगल बनेगा। ये सारे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट के हैं इनको जनरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं r थीटा प्लस 2k पाई, जहाँ पे k जो है वो 0 +-1 +-2 और सो ऑन, यानी कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। एक ही पॉइंट के इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, हम जो एंगल है वो इस साइड का मेजर ना करें बल्कि अपोजिट रे का एंगल मेजर करें। अगर हम OP के अपोजिट रे ले लें और इस रे का एंगल पोलर एक्सिस के साथ मेजर करें तो वो होगा कितना भला, वो होगा पाई प्लस थीटा। पूरी एक रोटेशन में एंगल 360 होता है। यहाँ से OP रे से लेके इस रे तक का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री या पाई रेडियंस होगा। यहाँ तक वाला एंगल थीटा था, इसमें ये आगे वाला एंगल पाई ऐड किया तो ये टोटल एंगल पाई प्लस थीटा हो गया। और अगर मैं OP के अपोजिट रे का एंगल मेजर करूंगा तो ऐसी सूरत में जो OP का डायरेक्टेड डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। हमने कहा यह था कि अगर आप पॉइंट P में से गुजरने वाली रे का एंगल पोलर एक्सिस से लेते हैं तो R को पॉजिटिव लेंगे। अगर
आप वो रे लेते हैं जो पॉइंट P में से गुजरने वाली रे के अपोजिट रे है और उसका एंगल पोलर एक्सिस से लेते हैं, तो फिर R को आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ऐसी सूरत में वही पॉइंट है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं, -r और पाई प्लस थीटा। और अगर यही एक और पूरी रोटेशन कर लें तो मज़ीद 2 पाई ऐड हो जाएगा और कोऑर्डिनेट जो हैं -r थीटा प्लस 3 पाई हो जाएंगे। एक और पूरी रोटेशन कर लें तो -r थीटा प्लस 5 पाई हो जाएंगे। और अगर आप इस रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज लेने की बजाय क्लॉकवाइज ले लें, इधर से मेजर कर लें, तो ये एंगल जो है मेजरमेंट में मेरे पास थीटा माइनस पाई आएगा। क्यों थीटा माइनस पाई आएगा, एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करेंगे थीटा 30 डिग्री था, इस साइड से कितना होगा, इस साइड से ये थीटा जो है मेरे पास माइनस का 150 डिग्री बनेगा। क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, माइनस का होगा, और अगर इधर 30 है तो इधर -150 होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस पाई यानी -180, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा माइनस पाई। तो इस साइड से मैं इसी एंगल को मेजर करूँगा तो ये मेरे पास थीटा माइनस पाई आएगा। और इस साइड पे एंगल मेजर कर रहा हूँ तो मैं r को माइनस का लूँगा, यानी इस पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। इसका डायरेक्टेड डिस्टेंस -r और इसका जो पोलर एंगल है वो थीटा माइनस पाई। और अगर इसी एंगल को मैं क्लॉकवाइज एक और रोटेशन के बाद मेजर करूँगा तो 2 पाई मज़ीद माइनस हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स -r थीटा माइनस 3 पाई बन जाएंगे। एक दफ़ा की बजाय अगर 2 रोटेशंस के बाद मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो एक दफ़ा और 2 पाई माइनस हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स -r थीटा माइनस 5 पाई हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर मेरे पास इन्फिनिट कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और पाई के साथ ऑड नंबर आ रहा है, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, -1 पाई, -3 पाई, -5 पाई। इस तरह के कोऑर्डिनेट्स को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं -r थीटा प्लस 2k प्लस 1 पाई। 2k प्लस 1 जो है ये हमेशा ऑड नंबर बनता है अगर हम k को कोई सा भी इंटीजर लें। अगर मैं k को 0 लूँगा तो ये 1 पाई यानी ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर मैं 1 लूँगा तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 पाई, थीटा प्लस 3 पाई ये वाले कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। इसी तरह से माइनस के लूँगा तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स बनते चले जाएंगे। एक ही पॉइंट के इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। अगर आप OP रे के साथ पोलर एक्सिस का एंगल लें तो r को पॉजिटिव लेंगे। अगर आप OP के अपोजिट रे के साथ पोलर एक्सिस का एंगल लें तो आप r को माइनस लेंगे। एक एंगल को आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एक रोटेशन के बाद भी मेजर कर सकते हैं, 2 रोटेशंस के बाद भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर एक पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा है तो उसके इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, r पॉजिटिव रखते हुए भी और r को नेगेटिव रखते हुए भी। ये मैंने आपको बताया है कि एक पॉइंट के इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है बुक के पेज 14 और 15 के ऊपर हमने ये 2 पॉइंट्स को स्केच करना है और इनको पोलर प्लेन में स्केच करना है। जब किसी प्लेन के अंदर हम पॉइंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से लेते हैं तो हम उस प्लेन को पोलर प्लेन कहते हैं। पहला पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 5 और π/4 हैं। 5 और π/4 में 5 जो है ये मेरे पास r है और π/4 जो है ये मेरे पास थीटा है। जब भी आपने किसी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से पोलर प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले आप एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे। जिस पॉइंट को फिक्स करेंगे वो आपके पास पोल होगा। एक हॉरिजॉन्टल रे ले लेंगे, उस हॉरिजॉन्टल रे को आप पोलर एक्सिस कहेंगे और सर्कल्स ड्रा कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर का सर्कल पोल को सेंटर लेते हुए, फिर 2 सेंटीमीटर का सर्कल पोल को सेंटर लेते हुए, फिर 3 सेंटीमीटर का सर्कल पोल को सेंटर लेते हुए और सो ऑन। इन सर्कल्स के ड्रा करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हमने किसी पॉइंट का पोल से डिस्टेंस लेना होगा तो हम एक सर्कल के ऊपर कहेंगे ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया, ये 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया, ये 3 यूनिट डिस्टेंस हो गया और सो ऑन। अब हमने पॉइंट लोकेट करना है 5 और π/4। इसके लिए सबसे पहले आप एक रे लेंगे जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल π/4 बन रहा हो। मैंने एक रे ली है, इसको आप OP रे कह सकते हैं। इस OP रे का जो एंगल बन रहा है पोलर एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री है या कह लें π/4 है। पाई याद रहे 180 डिग्री के इक्वल हुआ करता है
और π/4 का मतलब है 4 से डिवाइड कर लें तो π/4 का मतलब है 45 डिग्री। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक रे ली, ऐसी रे ली जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल π/4 या 45 डिग्री बन रहा हो। इस रे के ऊपर मैंने r लेना है 5। अगर तो पॉजिटिव r लेना होगा तो रे पर ही लेंगे जिस रे के साथ हमने एंगल लिया है, और अगर नेगेटिव r होगा तो जिस रे का हमने पोलर एक्सिस के साथ एंगल लिया है उसके अपोजिट रे के ऊपर r नेगेटिव लेंगे। क्योंकि यहाँ पे r 5 है, पॉजिटिव है, तो हमने इसी रे के साथ पर पोल से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर पॉइंट लेना है, इसी रे के ऊपर जिसका एंगल π/4 बन रहा है। 5 यूनिट्स के ऊपर पॉइंट लेना है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। ये पॉइंट मैं कह सकता हूँ वो है जिसका पोल से डिस्टेंस 5 है और जिसका पोलर एंगल जो है या पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो π/4 है। ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, पोलर प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। इसी प्लेन के अंदर हम एक और पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं -5 और π/4। इसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे जिसका एंगल π/4 बन रहा हो। r चूंकि इसमें नेगेटिव है, हम इसके अपोजिट रे भी बनाएंगे। हमने इसके एक अपोजिट रे बनाई। अब जो माइनस के r हैं वो इस रे के ऊपर होंगे। जो पॉइंट हमने लेना है उसका पोलर एंगल π/4 है। पोलर एंगल π/4 वाले पॉइंट्स इस रे पर भी हो सकते हैं, ग्रीन वाली, और इस पर्पल रे पर भी हो सकते हैं। ग्रीन रे पर वो वाले पॉइंट्स होंगे जिनका पोलर एंगल π/4 और r पॉजिटिव होगा, और पर्पल रे के ऊपर वो वाले पॉइंट्स होंगे जिनका पोलर एंगल π/4 ही होगा लेकिन जिनके r जो है वो माइनस होंगे। चूंकि पॉइंट हमने -5 π/4 लेना है, हमने ये जो रे बनाई थी जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल π/4 बन रहा था, हमने इसके अपोजिट रे ली है और इस अपोजिट रे के ऊपर -5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हम पॉइंट मार्क कर लेंगे। पोल से -5 यूनिट्स का डिस्टेंस 1, 2, 3, 4 और 5 ये वाला पॉइंट आएगा। इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनमें r -5 होगा और जो है एंगल हमारे पास π/4 होगा। जब r माइनस का लेना होगा तो जिस रे का हमने पोलर एक्सिस के साथ एंगल लिया है, नेगेटिव के r उसके अपोजिट रे पर होंगे और पॉजिटिव के r जो हैं वो उस रे पर होंगे जिस रे का हमने पोलर एक्सिस के साथ एंगल लिया है। अगर हम इस पर्पल रे का एंगल ले लें पोलर एक्सिस के साथ, चाहे क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें, तो उस सूरत में इस साइड के r पॉजिटिव हो जाएंगे और ग्रीन वाली रे के ऊपर जो r है वो नेगेटिव हो जाएंगे। हमने चूंकि ग्रीन वाली रे का पोलर एक्सिस के साथ एंगल लिया है तो ग्रीन वाली रे पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनके r पॉजिटिव होंगे और इसके अपोजिट रे, ये जो पर्पल रे है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनके r नेगेटिव होंगे। और हमने पॉइंट लोकेट करना था -5, π/4, तो हमने पहले π/4 एंगल वाली रे बनाई, फिर उसके अपोजिट रे बनाई r के नेगेटिव होने की वजह से, और उस रे के ऊपर पोल से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे जो पॉइंट मार्क किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -5 और π/4 हैं। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा जानने की कोशिश की है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स आखिर हम क्यों लेते हैं, और फिर फाइनली हमने 2 पॉइंट्स जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए थे उन्हें हमने पोलर प्लेन में रिप्रेजेंट किया है। ये जो हमने सर्कल्स बनाए हैं, ये सर्कल्स हमने इसलिए बनाए हैं कि हम मेजर कर सकें कि पोल से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। कॉमनली चूंकि हम आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं करवा रहे हैं तो एक्सरसाइज के जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं ये सर्कल्स नहीं बनाऊंगा, मैं पोल से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस अंदाजन ले लूंगा कि यहाँ तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। तो इसी तरह से स्केच कर लेंगे तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे पेपर में। और अगर इसके अंदर कोई फ्यूचर में तब्दीली आई कि जी प्रैक्टिकली सर्कल्स बनाने हैं तो फिर मैं आपको वीडियोस में आने वाली बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।